नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बेहतर है और अगर सी सेक्शन हुआ तो बहुत मुश्किलें आएंगी, ये बात कितनी सच है? एक सिजेरियन एक सर्जरी है और नॉर्मल डिलीवरी आप वेजाइनल राउट से कर रहे हैं तो उसमें स्टिचेस हैं, नीचे हैं, पर पेट में स्टिचेस नहीं है। क्या प्रेग्नेंट महिला अगर इंडियन टॉयलेट्स यूज करे और लो फ्लोर कुछ एक्सरसाइजेस करे, वुड दैट हेल्प? आप सजेस्ट करोगे? नहीं, वो डेफिनेटली हम बोलते हैं उनको कि अगर कुछ गिर जाए तो प्लीज गो डाउन, स्क्वाट एंड देन गेट अप। डाइट को लेकर घरों में कुछ आम धारणा रहती है, पपीता नहीं खाना है, एंजाइम्स ज्यादा होते हैं तो इसलिए प्रेगनेंसी में जैसे जो पपाया है उसके बीज यूज होते थे एज एन अबॉर्टिव एजेंट। ये भी धारणा गलत है कि अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हैं तो अब आप 3 खाइए क्योंकि आप 2 लोगों के लिए खा रहे हैं। आपको जो खाना है वो सिर्फ 200 कैलोरीज के करीब ज्यादा होना चाहिए। वाटर बर्थिंग वो क्या होता है, कैसे किया जाता है? जब पेशेंट लेबर में होता है तो उसको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर टब में उसको आप लेटा सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को क्रेविंग्स होती है कि हमें गोलगप्पे खाने हैं, हमें आइसक्रीम्स खानी है। एक मील वंस अ वीक अपनी चॉइस का ले लूंगी जिसमें मैं बिंज कर लूंगी और ज्यादा वॉक कर लूँ उससे। बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि अब हम आराम करेंगे क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं और हम वो जो मन में आएगा वो खाएंगे क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। घी के लड्डू जो बनाए जाते हैं उनको क्या करना है? पोस्ट डिलीवरी में मॉडरेशन में ले सकते हैं। भारतीय परिवारों का एक आम चलन है, पहले शादी होती है और उसके बाद आता है सबका फेवरेट सवाल, बच्चा कब प्लान कर रहे हो? पहले घर के बड़े बुजुर्ग ही ये सोच लिया करते थे कि बच्चा कब और कैसे प्लान करना है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब बच्चा प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिला जाता है, उनसे पूछा जाता है, अपनी हेल्थ के बारे में जाना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हैं जो कि गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस एक लंबे समय से कर रही हैं। हम इस वक्त इनके ज़माने के गुड़गांव और आपके ज़माने के यानी आज के ज़माने के गुरुग्राम में मौजूद हैं। यहाँ के और आसपास के न जाने कितने बच्चे डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की देन है। डॉक्टर प्रीति, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जी। उसमें पहले जब होता था तो ऐसा होता था कि लेडी सास के साथ आती थी, अब पति के साथ आती है? आई थिंक हाँ, पहले ज्यादा मदर इन लॉ के साथ आते थे, पति के साथ भी आते थे। अब कभी कभी खुद भी आते हैं और कभी हस्बैंड के साथ आते हैं। अच्छा, खुद आते हैं और हस्बैंड के साथ आते हैं। सास का रोल कम होता जा रहा है। आई थिंक शायद हमारी फैमिलीज भी छोटी होती जा रही हैं। कभी आप मदर इन लॉ के पास रहते हो, कभी नहीं रहते हो, तो दैट कुड आल्सो बी अ फैक्टर। ये इंट्रोडक्शन हमने इसलिए भी दिया कि पहले सारे सवाल अपनी माँ से और सास से पूछ लिए जाते थे, आजकल वो सवाल साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स से पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी के अलग अलग तरीकों को डिस्कस करें, कोई महिला अगर आज सोच रही है कि उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? उसकी तैयारी डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसको रियलाइज होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी जो है ये आपकी लाइफ का शायद हेल्दीएस्ट पीरियड होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप एक नई जान को बर्थ दे रहे हो, है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ चीजों को अवॉइड करो, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी करो। तो जैसे हम बोलते हैं कि आप ज्यादा कैफीन नहीं लीजिए, आप अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अजीनोमोटो या एरेटेड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करिए, बहुत हेल्दी डाइट प्लान रखिए, कुछ एक्सरसाइज करिए और साथ में आके एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको असेस करना चाहिए आपको बिफोर द प्रेगनेंसी, ये देखने के लिए कि मैं उस ऑप्टिमम हेल्थ स्टेट में हूँ जिसमें मुझे प्रेग्नेंट होना है तो सब कुछ ठीक से चले। तो उसके लिए मिल लेना बहुत बेहतर होगा। आपने जैसे कहा अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारी फीमेल्स गूगल भी करती हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं इससे कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। एज अ डॉक्टर आप क्या मानती हैं? नहीं, एज अ डॉक्टर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को पहले से छोड़ दें और साथ में कुछ फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी शुरू करें। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो बेबी के ग्रोथ में, कंसेप्शन में, सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब डेफिनेटली हार्मफुल हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। और फिर एक नई आप स्टेप ले रहे हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी अगर कोई महिला प्लान कर रही है, क्या आप उसे ये भी एडवाइस करेंगे कि कुछ टेस्ट करा लें, अपने बेसिक पैरामीटर्स देख लें, वो क्या होने चाहिए? जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पहले चेक करते हैं, एक हिस्ट्री लेते हैं आपसे, जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है।
आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स, कोई एलर्जीज, कोई और इश्यू तो नहीं है। आपके हस्बैंड के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी एज जानना चाहते हैं, वो कितना अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं या कोई प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। उनके सीमेन पैरामीटर्स भी आपके कंसेप्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों एज अ कपल आए तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो मदर के तो कुछ ब्लड टेस्ट होते ही हैं जिनमें हम चेक करते हैं उनका हीमोग्लोबिन, उनका थायराइड, और भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि यूट्रस, ओवरीज, उसका सब कुछ हमें पता हो। साथ में हम हस्बैंड का भी एक सीमेन एनालिसिस रेकमेंड करते हैं। दिस इज आफ्टर शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट या no, फिर अभी this is before she is pregnant. अच्छा। Because if आपको पहले से पता है कि कोई प्रॉब्लम है और आप उसको करेक्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको 6 months के बाद पता चले कि ये प्रॉब्लम है और आपके 6 महीने वेस्ट हो गए तो कोई पॉइंट नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि रैंडम फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिली फीमेल्स के केस में जो उस समय चुनौती थी और आपने कहा नहीं पहले इसे ठीक करो फिर प्रेगनेंसी प्लान करें? ऐसा बहुत बार होता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस जैसे आप देखिए कि कोई लेडी हो जो डायबिटिक हो और उसको नहीं पता हो, या वो प्री डायबिटिक हो, किसी का थायराइड बहुत बड़ा हो, है ना, या किसी का देखा जाए तो आपको लगे कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज है ना, उनको साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो ऐसी चीजों को फिर आप पहले करेक्ट करते हैं और फिर प्रेगनेंसी में जाते हैं। कभी कभी किसी को नहीं पता होता कि मैं डायबिटिक हूँ, उनका वेट ज्यादा होता है, वो कंसेप्शन के लिए आते हैं, हम HbA1c कराते हैं और वो ज्यादा होता है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। तो हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, टीम अप्रोच लिया जाता है ताकि उनको हेल्दी स्टेट में लाके फिर वो कंसेप्शन के लिए ट्राई करें तो हमेशा बेटर होता है। ज्यादा वजन कितना बड़ा प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के रास्ते में? ज्यादा वजन प्रॉब्लम है डेफिनेटली प्रेगनेंसी के रास्ते में। तो उसमें राइट फ्रॉम कंसेप्शन इश्यूज हो सकते हैं, कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेबी की ग्रोथ के लिए इश्यूज हो सकते हैं। कभी कभी जिनका ज्यादा वेट होता है उनके बच्चों का साइज छोटा होता है, IUGR हो सकता है ना, कुछ का ज्यादा भी हो सकता है। और साथ में फिर आप डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा चांसेस फिर ऑपरेटिव डिलीवरी के भी हो जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। आपका वजन ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं है आपकी शुगर बढ़ी हुई है या आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या कोई और हार्मोनल इशू है, तो उसको भी हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा है कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स में पता चलता है कि डायबिटीज है, थायराइड निकल आया? बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत फीमेल्स को ये ना पता हो। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर को मिलिए। आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट हो सकते हैं जो आपके आगे के सफ़र को आसान बनाएंगे। कुछ फीमेल्स की हम देखते हैं बड़ी स्मूथ जाती है 9 महीने की प्रेगनेंसी, उन्हें पता भी नहीं चलता। कुछ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। ये क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं कि किसी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, किसी के लिए बड़ी स्मूथ जाती है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो लोग अपनी ये रियलाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रेगनेंसी में जा रहे हैं तो हमें अपनी हेल्थ स्टेटस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इसको ऐसा सोचिए जैसे आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट की तरफ पूरा काम करते हैं, है ना, यू डू योर गिव योर 100% टू दैट थिंग, राइट। सो प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन योर लाइफ। भारत में ऐसा सोचा नहीं जा रहा, भारत में लगता है बच्चे ही तो पैदा करने हैं। नहीं, दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई रेकमेंड टू मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स कि उसको भी आप एक प्रोजेक्ट के तरह ही सोचिए। और ये शायद आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका बच्चा, आप यू नो यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ, तो उसके लिए इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो अगर हम देखें तो अगर कुछ लो रिस्क लोग होते हैं, जैसे जो मदर्स हैं वो यंग हैं, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। कितनी यंग? देखिए, आइडियल एज तो प्रेगनेंसी का अराउंड 30, 31, 32 होता है इस टाइम पर तक अगर हो जाना आज चाहिए। हाँ, पर अगर आज का हम टाइम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, या वो पढ़ाई कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसीज थोड़ा डिले हो जाती हैं, राइट। और कभी कभी वो 34, 35, 37 तक जाती हैं। पर अगर हम आइडियल एज वैसे सोचें तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर ले बिफोर दे आर 30 तो एक्सीलेंट, दैट्स वेरी गुड टाइम। अगर आप 30 और 32, 33 इस एज तक भी प्लान कर पाए तो दैट्स अ हेल्दी टाइम टू कंसीव एंड गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिस्क बढ़ेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका
थोड़े से चांसेस फॉर और प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। पर अगर उसमें भी आप ध्यान रखें अपने लाइफस्टाइल का, अपने टेस्ट का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, और जैसे हमने बोला कि अल्कोहल, स्मोकिंग या एयरेटेड ड्रिंक्स, अपना व्हाटएवर यू आर टेकिंग उनका ध्यान रखें कि बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो वो चांसेस बेटर होंगे। तो अगर एक महिला आपके पास आ रही है जो 26 साल की है वर्सेस एक आ रही है जो 36 साल की है, दोनों प्रेग्नेंट है, तो आप क्या जो 36 साल की महिला है उसके कुछ एडिशनल टेस्ट कराना चाहेंगी? हाँ, तो ऐसे टेस्ट होते हैं एडिशनली जो हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, जो किए जा सकते हैं टू चेक फॉर एनी प्रॉब्लम्स इन द बेबी एंड ऑल। और इनिशियली अगर आप शुरू से कहेंगे तो हाँ, पहले वर्कअप में तो वो हम दोनों पेशेंट्स का करें। आप बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो कुछ टेस्ट होंगे जो एडिशनल उनको रेकमेंड किए जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35 टू चेक के बेबी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है रिलेटेड टू एज। जो कि क्या टेस्ट हो सकते हैं? सो जैसे हम आप उनका 12 वीक्स पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके एंड पे नॉर्मली एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो उसमें कुछ एडवांस टेस्ट हैं जैसे NIPT, NIPS जो कराए जा सकते हैं फॉर मदर्स जिनका एज 35 से ऊपर हो, ताकि हम कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटीज को ठीक से रूल आउट कर लें। फिर डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, वो वैसे सबके होते हैं, पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड भी हम मोर फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं टू कीप चेकिंग के प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो कर रही है, बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है, वो जरूर किया जा सकता है। अगर कोई फीमेल है जिसका वजन ज्यादा है, कोई फीमेल है जिसकी हाइट बहुत कम है, या फिर कोई फीमेल है जिसको पहले से पता है कि उसे डायबिटीज है, तो क्या ऐसी महिलाओं को नेसेसरली आप हाई रिस्क ग्रुप में रखोगे? देखिए, ये एक ऐसा ग्रुप तो है, हम उनको हाई रिस्क करके डराना नहीं चाहते, उनको क्लासिफाई नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम ऐसा है कि उनको थोड़ी केयर की ज्यादा जरूरत है ना। उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ध्यान रखें कि जो डॉक्टर उनको एडवाइस दे रहा है उसके वो ठीक से फॉलो करें, और जो जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जा रही हैं वो ठीक से फॉलो हों। जो मेडिकेशन उनको एडवाइस हो रही है, जो एक्सरसाइजेस, जैसे आप डायबिटीज बोल रहे हैं, तो जो डायबिटिक हैं उनको अगर जरूरत है किसी ओरल मेडिकेशन की, इंसुलिन की, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की हेल्प की, या हम बोलते हैं कि डायबिटिक एजुकेटर, स्पेशल ट्रेन न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके डाइट प्लान में, तो वो उनको करना चाहिए। तो दे रिक्वायर मोर केयर, they require to be aware of this। तो उनको पता होना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना है, और हमें जो विजिट्स हैं, जो हमें बताया जा रहा है कि ये रेड फ्लैग्स हैं, अब हमको हॉस्पिटल आना है, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, अपनी शुगर को ध्यान से मॉनिटर करना है, और जो टाइम से टाइम अल्ट्रासाउंड होते हैं वो कराने हैं, उन चीज़ों में केयरफुल होना है। तो ये ध्यान हमें रखना ज़रूरी होगा। और जिन्हें हम कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल है, उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उन फीमेल्स को 9 महीने बेड रेस्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बेड रेस्ट तो हम बहुत कम लोगों को बोलते हैं। किसी को बहुत ब्लीडिंग हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो थोड़े दिन के लिए उसको बेड रेस्ट बोला जाए, या ऐसा कुछ होता है। पर बेड रेस्ट तो किसी को, बहुत ही कम लोगों को, आई एम ट्राइंग टू से, इसके ज्यादा किसी को बेड रेस्ट करने की बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, या उल्टा उनको तो हम बोलते हैं कि आप हर मील के बाद 15 मिनट चलिए ताकि आपका शुगर ठीक रहे। प्रेग्नेंट महिलाओं का जनरल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि अब हम आराम करेंगे क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं, और हम वो जो मन में आएगा वो खाएंगे क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये शायद ऐसा टाइम होगा जो आपको हेल्दीएस्ट खाना है और हेल्दीएस्ट रहना है। तो हेल्दीएस्ट रहने में आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जो भी आपके डॉक्टर रेकमेंड करें। जरूर आपके हॉस्पिटल में कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ट्रेन बर्थिंग एजुकेटर्स होंगे, वो हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज में। तो वो आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखना चाहिए। सो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बैलेंस्ड मील्स ले रहे हैं, आप अपने मील को प्लेट कर रहे हैं, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वेजिटेबल्स हैं, और कोई भी चीज एक्सेस में नहीं है। और जो घर पे सब लोग बोलते हैं कि आप डेट्स खा लीजिए, आप घी ले लीजिए, है ना, ये सब एक्चुअली हम नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप आज सोचें तो ये पुराने जमाने की चीजें हैं।
पर तब लेडीज का फिजिकल एक्टिविटी लेवल आज की लेडीज से बहुत ज्यादा होता था। घर के सारे वी यूज्ड टू खुद हैव करते इंडियन टॉयलेट, सारा हम्म। काम वो खुद करते थे, हाँ। मेड्स एंड ऑल इतने नहीं होते थे, हम्म, किचन ग्राउंड लेवल पे होते थे, नीचे बैठ के बहुत काम किया जाता था। आजकल सब कुछ आपके एल्बो लेवल हाइट पे है। तो आप ना तो नीचे बैठते हैं, ना इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं, राइट। आपकी एक्टिविटी लेवल जो है, वो जो डॉक्टर एक्सरसाइज बोल रहे हैं, जो वॉक कर रहे हैं आप, उतना है। बाकी आप ज्यादा मेंटल थिंकिंग और मेंटल लेवल वर्क करते हैं। तो उस केस में जब आपकी डाइट ऐसी रहेगी तो या तो बेबी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेगा, या आपकी शुगर ज्यादा हो जाएगी, आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा। तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी घी है। के लड्डू जो बनाए जाते हैं उनको क्या करना है? अभी प्रेगनेंसी में तो रख देना है, तो बाद में पोस्ट डिलीवरी में मॉडरेशन में ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर इसमें बहुत सारे सवाल मेरे मन में है। जैसे आपने कहा कि पहले की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, बहुत अलग फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा थी, इंडियन टॉयलेट्स थी, नीचे की किचन थी। तो हाइपोथेटिकली क्या प्रेग्नेंट महिला अगर इंडियन टॉयलेट्स यूज करे और लो फ्लोर कुछ एक्सरसाइजेस करे, या जैसे पहले कहा जाता था पोछा लगाओ तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वुड दैट हेल्प? आप सजेस्ट करोगे? नहीं, वो डेफिनेटली हम बोलते हैं उनको कि अगर कुछ गिर जाए तो प्लीज गो डाउन, स्क्वाट एंड देन गेट अप। अच्छा, है ना। सो आप उस में स्क्वाटिंग कर रहे हैं तो आप नीचे ऐसे आप बेंड करके ना उठाइए, आप घुटनों के बल बैठ के उठाइए, ये कहा जाता है। और एक्सरसाइजेस डेफिनेटली बताई जाती हैं, तो हाफ स्क्वाट्स बताए जाते हैं, राइट, और बटरफ्लाई बताया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो बताई जाती हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो। पर तब वो डे टू डे एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेटेड था, और अब हम बता रहे हैं तो कितना होता है उसमें से। सो डेफिनेटली जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो शुरू से करते हैं, उसमें काफी हेल्प होती है। अब एक सवाल है, जैसे आपने हेल्दी ईटिंग की बात की, बहुत सारी फीमेल्स को क्रेविंग्स होती हैं कि हमें गोलगप्पे खाने हैं, हमें आइसक्रीम्स खानी है, कितना आप सजेस्ट करेंगी? तो हम नॉर्मली बोलते हैं अपने पेशेंट्स को, देखिए प्रेगनेंसी है, पनिशमेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। पर हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप सोचिए कि मैं एक मील वंस अ वीक अपनी चॉइस का ले लूंगी, जिसमें मैं बिंज कर लूंगी, बाकी टाइम मैं हेल्दी खाऊंगी। और क्रेविंग्स का ये है, जैसे आपको मीठे की क्रेविंग होती है, आप तो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप स्मॉलर अमाउंट में मीठा ले सकते तो हैं, ब्राउनी आप अपना फ्रूट उसमें भी हॉट चॉकलेट डाल के खानी है। तो फिर वो 1 मील वंस अ वीक में डालना पड़ेगा। हाँ, ओके। तो फिर आप अपना खाना स्किप करो और ये खा लो। हाँ, और ज्यादा वॉक कर लो उस दिन। पर फिर सास कहेंगी तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारा बच्चा कमजोर हो जाएगा। ये धारणा कितनी सही है? नहीं, देखिए आप खाइए, बट उसको मॉडरेशन में थोड़ा खाइए। खाना इम्पोर्टेंट है खाना, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें घी ही खाना है। ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम लेंटिल्स ले रहे हैं, जो लोग एग्स खाते हैं वो एग्स ले रहे हैं, चिकन फिश ले रहे हैं पर वो कम ऑयल में ले रहे हैं, और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हर मील में प्रोटीन कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। इस लिहाज से फिर ये भी धारणा गलत है कि अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हैं तो अब आप 3 खाइए, क्योंकि आप 2 लोगों के लिए खा रहे हैं। आपको जो खाना है वो सिर्फ 200 कैलोरीज के करीब ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। वो तो अच्छा। आप एक कप मिल्क से कर लोगे, है ना। बस ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ योर फूड। तो पहले आप सोचते थे या नहीं कि मैं क्या खा रही हूँ, अब सोचना जरूरी है। आप सुबह अगर पोहा ले रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी सब्जियां डालिए, आप उसमें थोड़ा पनीर, थोड़ा न्यूट्रेला डाल दीजिए, या आप उसमें थोड़े स्प्राउट्स डाल दीजिए, ताकि आप बिसाइड्स द कार्बोहाइड्रेट कुछ प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो आपका सोचना जरूरी है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या जो मैं खा रही हूँ वो मेरे बेबी के लिए न्यूट्रिशियस है या नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है कितना खा रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आप खा सकते ना। तो जितना आप नॉर्मल खाते हैं उतना ही खाना है, पर उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जानी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको रोटी नहीं इंक्रीज करनी है, आपको वो दाल की कटोरी इंक्रीज करनी है जो आप कभी कभी मिस कर लेते थे। आपको अपनी सब्जी ठीक अमाउंट में लेनी है, आपको अपना वेजिटेबल रायता लेना है, आपको एग वाइट्स लेने हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट भी आप एडवाइस करेंगी, या फिर कुछ महिलाएं अगर पहले से ले रही हैं तो आप उन्हें कंटिन्यू रखेंगी?
सबसे इम्पोर्टेंट तो फोलिक एसिड होता है, ये तो पूरे दुनिया में हम देते हैं, इट्स फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। एक विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, तो वो तो आइडियली 3 months बिफोर आप प्लान करें शुरू हो जाता है। अच्छा, राइट, तो वो तो लेना जरूरी है और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। फिर ये बेबी के लिए करीब 16 वीक्स तक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो तब तक तो जरूर चलता है। अच्छा, फिर नॉर्मली हम लोग जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाता है तो जो इंडियंस हैं वो मेजरली वेजिटेरियंस हैं जी, अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो बहुत ओकेजनल होता है, तो इसलिए हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि वो आयरन कैल्शियम लें। अच्छा, आजकल कुछ कुछ सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनमें मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो भी, और एक हेल्दी डाइट, ये इम्पोर्टेंट होता है। साथ में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो जरूर ऐड किया जाता है। ओके। कुछ फीमेल्स पहले से B12, विटामिन डी इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स पर होती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम फोलिक एसिड देते हैं उसके साथ विटामिन B12 रखते ही हैं, पर हाँ ये सब सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, पर इनके लेवल्स चेक कर लेने चाहिए। हम ऐसा भी नहीं कि एक्सेस लें, हम कम लें, दोनों के बीच में हमें ध्यान देना है। यानी मोटे तौर पर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट्स हैं, उनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ है कि आप इतना ज्यादा तो नहीं ले रहे कि आपके ब्लड लेवल्स बहुत हाई हो गए ना, विटामिन डी टॉक्सिसिटी नहीं कर रहे हैं हम, तो वो ध्यान रखना है। B12 भी इतना ज्यादा नहीं है, उसका ध्यान रखना है, तो इसलिए चेक कर लेना। तो जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उसमें चेक किया जा सकता है। जी, महिलाओं को अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, बुखार है, सिर दर्द है, तो क्या कुछ दवाएं हैं जो नहीं दी जाती हैं और कुछ ही दवाएं हैं जो दी जाती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे पेन किलर्स हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी वो बेबी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं अगर मदर को कुछ बीमारी हो जाती है तो बड़े लिमिटेड होते हैं जो बेबी के लिए सेफ होते हैं। तो कोई भी दवाई आप लें उससे पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से अगर कोई घर में एनाल्जेसिक खा रहा है, पेन किलर्स खा रहा है, तो अपने आप उठा के नहीं खा सकते। ओके। डाइट को लेकर घरों में कुछ आम धारणा रहती है, पपीता नहीं खाना है, चने नहीं खाने हैं, मूंगफली, इस तरह की चीजें प्रेग्नेंट महिलाओं को मना की जाती हैं। आप ये थोड़ी धारणा क्लियर कीजिए महिलाओं की। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये है कि सब्जियां सारी आप ले सकते हैं, नट्स स्पाइसेस सब मॉडरेशन में लिए जाते हैं। नॉर्मली सब लोग पपाया, पाइनएप्पल ऐसी चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं, और लोग घबरा जाते हैं अगर वो ले लें तो कि मम्मी ने तो कहा था नहीं लेना और मैंने ले लिया। इन दोनों चीजों में एंजाइम्स भी हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि नहीं लें ये दोनों, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारी सब्जियां में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्पाइसेस आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो घर में खाना बनता है वो सब लिया जा सकता है। तो पपाया, पाइनएप्पल के साथ कुछ साइंस है जुड़ी हुई? हाँ, एंजाइम्स ज्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी में जैसे जो पपाया है उसके बीज यूज होते थे एज एन अबॉर्टिफिकेंट, ठीक है, तो फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई लेडी खा लेगी तो वो घबरा जाएगी अगर कोई कुछ कह देगा तो दैट्स द साइंस विद पपाया। अच्छा, ओके, दैट द सीड्स वर यूज्ड, powdered and used as an abortifacient in olden times. जी, there's nothing wrong with the fruit. and जो पाइनएप्पल है उसमें बहुत एंजाइम्स होते हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए वो मना किया जाता था। तो इन दो चीजों को आप छोड़ सकते हैं, नॉट दैट साइंटिफिकली कुछ भी है, पर अच्छा ठीक है, ओके, बाकी तो ले सकते हैं। अब एक बहुत पॉपुलर सवाल है लोगों का कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बेहतर है और अगर सी सेक्शन हुआ तो बहुत मुश्किलें आएंगी, ये बात कितनी सच है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली अच्छी है, पर ये इम्पोर्टेंट है कि मदर और बेबी के लिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है ना, कि वो दोनों ठीक रहें, वो मोड ऑफ डिलीवरी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर बेबी की पोजीशन ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आप अपनी डाइट हेल्दी रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप डॉक्टर से टाइम कंसल्ट करें कि आप कैसे नॉर्मल डिलीवरी के अपने चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, बट लेबर प्रोसेस बाय इटसेल्फ काफी डायनामिक होता है। उसमें आप मदर को देख रहे हैं, आप बेबी को देख रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहे हैं। अगर उस चीज में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि बेबी के लिए सेफ नहीं है या मदर के लिए सेफ नहीं है, तो कभी आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को सिजेरियन के लिए भी डिसाइड करना पड़ सकता है।
जैसे बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है, बेबी ने स्टूल्स पास कर दिए हैं, बेबी के लूप्स ऑफ कॉर्ड हैं जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट ड्रॉप कर रही है। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनमें सडनली सिजेरियन करने की जरूरत पड़ सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एफर्ट, और आई एम श्योर सब गायनेकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि उनके जितने पेशेंट नॉर्मली डिलीवर हो वो उसको अच्छा ही मानते हैं। ऐसा क्यों? तो ये सिचुएशन क्यों माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी को? बिकॉज ऑब्वियसली एक सिजेरियन एक सर्जरी है और नॉर्मल डिलीवरी आप वेजाइनल राउट से कर रहे हैं तो उसमें स्टिचेस हैं, नीचे हैं, पर पेट में स्टिचेस नहीं है, है ना। तो जो नेचुरल चीज है वो सारे डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि नेचुरली हो, बट ये देखना बहुत जरूरी है कि उस पेशेंट के लिए और उस बेबी के लिए क्या सेफेस्ट प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है कि सिजेरियन हो गया तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। आजकल जैसे ऑपरेटिव टेक्निक्स और सब कुछ इम्प्रूव हो गया है, मेडिसिन इम्प्रूव हो गई हैं, हीलिंग के लिए बहुत अच्छे वो रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सिजेरियन हो गया तो आपको बहुत घबराना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें सिजेरियन होगा, जैसे बच्चा उल्टा है, बच्चा ट्रांसवर्स है, आड़ा है, आपका प्लेसेंटा बहुत लो है, तो उस चीज में आप नहीं कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। वो ना तो मदर के लिए सेफ है ना बेबी के लिए सेफ है। तो ऐसे सिचुएशन में सिजेरियन होगा ही, राइट। वो ही मदर के लिए सेफ है। पर उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर बाद में देते हैं, जैसे आपको कैसे अपना हेल्थ प्लान रखना है, उसके बाद आपको अपनी मूवमेंट कैसे करनी है, तो हम नहीं कहते हैं कि सिजेरियन के बाद आपको लेटे रहना है। दैट्स नॉट एन इंस्ट्रक्शन। अच्छा। We always say that ambulation is good, that you need to be moving around because वो healing में help करता है। आपकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन हुआ है तो आप ये नहीं खा सकते या आपको सिर्फ घी या तोरी खाना है और कुछ नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उबला हुआ पानी पीना है। तो पुराने जमाने में होता था, बिकॉज आई डोंट थिंक तब आरओ होते थे, तो to sterilize the water they would boil it and then give it to the mother. So that's scientifically okay for that time. अच्छा। But now today you have, है ना, आरओ होता है आपके हर घर में, तो फिर अभी ऐसी जरूरत नहीं है कि उनको बॉईल करके पानी पीना है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पी सकते, पानी पी सकते हैं। अभी भी कई फीमेल्स को उबला हुआ गर्म पानी ही दिया जाता है, बिल्कुल यही पीना। आप समझाती नहीं उनकी घर वालों को? सबको समझाते हैं जी। कितना समझ पाते हैं लोग? अभी भी पुरानी धारणाएं हम देखते हैं भारत में बहुत ज्यादा चलती है। So how वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। बट हमारा ड्यूटी है कि सब हम समझाएं उनको जाने से पहले। ओके डॉक्टर प्रीति, अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई महिला बहुत मोटी है या बहुत छोटी है, जैसे अभी हम हाई रिस्क ग्रुप मान रहे हैं, ये जरूरी है कि उनकी नेसेसरीली सर्जरी होगी? नहीं, जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर किसी की हाइट कम है तो उनका पेल्विस और बेबी साइज क्या है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। और बहुत सारे हाई रिस्क होते हैं, डायबिटिक होते हैं, आईवीएफ कंसेप्शंस होते हैं जो हमारे पास नॉर्मली डिलीवर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी एक को हम लेबल कर सकते हैं कि इनका हमें सिजेरियन ही करना है। जो सिजेरियन है वो आपको बताया मैंने कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या फिर लेबर में ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जिनमें हमको मदर और बेबी के लिए ये करना होता है। लेबर पेन बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? आई थिंक पेनफुल तो होता है, डेफिनेटली पेनफुल होता है, और लेकिन हमारे पास आजकल तो पेन रिलीफ मेजर्स हैं। सो आई थिंक हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय प्रैक्टिस हम लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यूज करते हैं, जिससे उनको पेन रिलीफ होता है टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 80-85%। अच्छा। और बहुत सारे फर्स्ट मदर्स बड़ी कंफर्टेबली विजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया मतलब स्पाइन में? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है। अच्छा। हाँ, तो वो हाँ स्पाइन के पास इंजेक्शन लगाया जाता है जी, पर उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रग कॉन्स्टेंटली दिया जाता है जिससे सिर्फ जो पेन के फाइबर्स हैं वो नम होते हैं। अच्छा। तो उससे आपको कंट्रैक्शन फील होता है बट बहुत पेनफुल नहीं होता। तो आप लेबर प्रोसेस में रिलैक्स्ड रहते हैं। अच्छा। और डायलिटेशन वगैरह आराम से होता है, तो वो हेल्प करता है मदर्स को। क्योंकि जब यूट्रस का माउथ खुलता है इट हैज टू ओपन फ्रॉम अ क्लोज स्टेट टू 10 सेंटीमीटर्स ताकि बेबी बाहर आए। तो इस प्रोसेस में मदर को कंफर्टेबल रखना जरूरी है। कुछ आई थिंक यूके यूएसए सब जगह पे एपिड्यूरल यूज होता है। हाँ। कुछ जमाने से हम एक कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं वाटर बर्थिंग, वो क्या होता है, कैसे किया जाता है? वाटर बर्थिंग होता है जी बेसिकली कि जब
पेशेंट लेबर में होता है तो उसको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर टब में उसको आप लेटा सकते हैं, वहां वो मूव कर सकते हैं, वहीं पे बेबी मॉनिटर होता है। और फिर या तो मदर चाहे तो उसी वाटर में डिलीवर भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बाहर आके डिलीवर करते हैं, वो कॉन्सेप्ट रहता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो है, और उसको आजकल कुछ लोग प्रेफर करते हैं, पर ये हम जो लो रिस्क मदर्स हैं उनमें कर सकते हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, जिनका बेबी साइज उनके पेल्विस को प्रोपोर्शनेट है ना, जो एक्सरसाइज करते हैं, और उनमें ये वाटर बर्थिंग की जा सकती है। इससे पेन रिलीफ भी होता है, पानी में सबको रहना अच्छा भी लगता है, आई थिंक सो वो कंफर्टेबल भी होता है और बेबी बर्थ में हेल्प करता है। तो कुछ केसेस में जैसे आपने कहा यूज नहीं करते, तो कुछ एक लिमिटेशंस हैं इसकी? देखिए अभी तो हाई रिस्क मदर्स में आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हाई रिस्क में बहुत मतलब कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो आप जो वाटर बर्थ में है वो इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि तो हर वक्त मशीन्स नहीं लगी रहेंगी शायद उसमें, वो शायद नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अच्छा कांस्टेंट जो मॉनिटरिंग होती है वो सब नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तो ये लो रिस्क पेशेंट्स में जो अच्छे से मोटिवेटेड हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जिनका हम देख रहे हैं डायलिटेशन ठीक से हो रहा है, उनमें डेफिनेटली किया जा सकता है। ओके। अगर कोई फीमेल आपके पास पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स के साथ आती है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या वो आपके लिए एक चैलेंज है? नहीं, चैलेंज नहीं है, पर डेफिनेटली उसको ध्यान से देखना है और उसको ध्यान से उसकी प्रेगनेंसी को हैंडल करना है। जैसे जो पीसीओडी के पेशेंट्स है, उन्होंने कंसीव तो कर लिया है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। तो उनको डाइट, शुगर, उनका वो सब चीजों का ठीक से ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होगा। थायराइड कितना इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी में? थायराइड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जो बेबी होता है उसके पास एक थायराइड ग्लैंड नहीं होता। अच्छा। उसका ग्लैंड जो डेवलप करता है वो 5th मंथ तक डेवलप करता है। तो जो मदर का थायराइड है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि बेबी भी अपना थायराइड हार्मोन मदर से ही लेगा। तो इसलिए हमारे जो वैल्यूज प्रेगनेंसी में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होते हैं। तो हम ज्यादा अच्छे से थायराइड को कंट्रोल में रखते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर थायराइड हार्मोन बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। अगर किसी महिला को पहले से थायराइड है, उसके थायराइड के लेवल्स ऊपर नीचे हैं, तो क्या उसको फिर कुछ एडिशनल दवाएं दी जाती हैं? तो वही उनकी जो थायराइड की दवाई है उसको थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है जी। प्रेगनेंसी में जैसे अगर आप किसी थायराइड मेडिसिन पे थे और आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, तो उनके टेस्ट के हिसाब से फिर वो उनका थायराइड हार्मोन का डोज बढ़ाया जाता है और उसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर किया जाता है। ओके। एक तो आपने बताया कि वो जो लड्डू पहले दिए गए थे वो बाद में मॉडरेटली खा सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद आमतौर पर हम देखते हैं कि फीमेल की हेल्थ से सबका ध्यान हट जाता है और सब फोकस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। डिलीवरी के बाद कितना जरूरी है कि वो महिला अपनी डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहे और रेगुलर फॉलोअप में रहे? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इंडिया में कम करते हैं इसको, पर आजकल आई थिंक पेशेंट्स अवेयर होते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट 6 वीक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले तो उनके चेकअप ही होते हैं पोस्ट डिलीवरी के, उनके स्टिचेस कैसे हील हो रहे हैं, उनकी डाइट कैसी है, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग कैसी हो रही है, उनकी न्यूट्रिशन कैसी है। बाद में 6 हफ्ते पे हम कुछ टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे उनका विटामिन B12, विटामिन D, हीमोग्लोबिन, ताकि उनको लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन बता सके। और साथ में उनको एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं। तो सजेस्ट करते हैं कि वो एक पोस्टनेटल फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और अपनी वेजाइना को टाइटन करने के लिए, अपने एब्डोमेन को वापस शेप में लाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस जरूर सीखें और करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दी जाती है कि वो कैसे प्लान करें कि वो इन बिटवीन जल्दी से प्रेग्नेंट ना हो, ताकि वो अपनी और अपने बेबी की अच्छे से ध्यान रख सके। और फिर जब उनको प्लान करना है तब उनको कब प्लान करना चाहिए और कैसे आना चाहिए, वो मदर की एज पे भी डिपेंड कर सकता है, वो कितने बेबीज चाहते हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड कर सकता है। कितने टाइम के बाद वेट लॉस हो जाना चाहिए और नॉर्मल वेट पर एक फीमेल को लौट जाना चाहिए?
देखिए ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, दिस कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने टाइम तक वेट लॉस हो जाना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कब एक्सरसाइज शुरू करें और कितना एफर्ट उसमें करें। बिकॉज जो लैक्टेटिंग मदर है वो डाइट तो नहीं कर सकती है, उनको फीड कराना है, तो उनकी डाइट हेल्दी हो सकती है पर डाइटिंग नहीं हो सकती। और साथ में इतना टाइम भी नहीं होता उनके पास कि वो बहुत एक्सरसाइज कर सके। पर स्लोली स्लोली अकॉर्डिंग टू बेबी कब इंडिपेंडेंट हो जाता है, कब वीनिंग होती है, वो अपने एक्सरसाइज लेवल को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितना भी टाइम लगे, 6 months 1 year फॉर हर टू कम बैक टू हर नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, उसमें आई डोंट थिंक वी शुड काइंड ऑफ से के अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से पर करते रहना है, यू मस्ट बी एट इट। या ओके। स्टिचेस को किस तरह से केयर करनी चाहिए? बहुत कंफ्यूजन हमने देखा महिलाओं को रहता है, वो कभी गूगल करती हैं, कभी डॉक्टर्स के पास जाती हैं, अब तो डिसॉल्व हो जाते हैं अपने आप स्टिचेस। जो आप वजाइनल स्टिचेस लगाते हैं या दोनों, वो तो डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉर्मली 15 days लगते हैं तो स्टिचेस गिर जाते हैं। उसके बाद आपको पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी होता है ताकि आप अपने जो लोअर पोर्शन है उसको टाइट करें, क्योंकि वहीं से बेबी आया है तो आपको वो वाले एरिया को वापस उसके शेप में लाना है। आ जाता उसके है लिए बिल्कुल जाता है, पर 6 months लगते हैं और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस जरूर सीख के वो करनी चाहिए। और जो इसके स्टिचेस होते हैं सिजेरियन के, वो तो आजकल सब सॉलेबल स्टिचेस ही लगते हैं फॉर नियरली 90-95% ऑफ द पीपल। तो वो जो स्किन के स्टिचेस हैं वो तो हील हो जाते हैं विद इन अ वीक। अच्छा। जो अंदर यूट्रस के स्टिचेस होते हैं वो ऐसे लगाए जाते हैं कि वो 6 weeks में डिसॉल्व होते हैं। 6 weeks में आपका यूट्रस नॉर्मल साइज पे आता है, तो स्टिचेस भी ऐसे लगाए जाते हैं कि वो 6 weeks में ही डिसॉल्व हो, ताकि वो सारी हीलिंग एक साथ चले। उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आने की जरूरत है? आप 6 weeks पे तो आते ही हैं, जैसे मैंने आपको कहा था। बिल्कुल, तो उस समय आप वैसे चेक कर लेते हैं? वैसे चेक कर लेते। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा ख्याल रखने की, कोई पाउडर ऑइंटमेंट कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसी ऑइंटमेंट दी जाती है जो एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं फॉर द इनिशियल डेज, और बाद में कुछ क्रीम्स दी जाती हैं जो आपके स्कार को बहुत पतला कर देते हैं, डिसॉल्व कर देती हैं, वो दी जाती हैं जी रेगुलरली। अच्छा। कई महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है और वो उसका सॉल्यूशन डिलीवरी के बाद ढूंढ रही होती हैं। क्या सही समय है स्ट्रेच मार्क्स के बारे में सोचने का कि वो ना आए, और ये कितना पॉसिबल है कि ना आए? स्ट्रेच मार्क्स डिपेंड करते हैं आपने कितना प्रोटीन खाया है बचपन से जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब तक। अच्छा। बिकॉज वो डिपेंड करता है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन, उस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो तो डेवलप हो जाती है ना। इसलिए कुछ लोगों को बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते, कुछ लोगों को ज्यादा आते हैं। पर अगर आप अपनी डाइट हेल्दी रखते हैं, अपना पानी वानी ठीक से पीते हैं, स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रखते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो स्ट्रेच मार्क्स हटाने का दावा करती हैं, तो वो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं। तो वो मॉइस्चर के लिए अच्छी होती हैं, उनमें कुछ एडिटिव्स होते हैं, विटामिन ई होता है, एलोवेरा होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो हेल्प करेंगी। कब लगाना चाहिए उन्हें? 3 months के बाद आप 3 months ऑफ प्रेगनेंसी से आप लगा सकते हैं। अच्छा। और बाद में भी लगाते रहिए। अच्छा, ओके। उसके अलावा कोई ऐसा जादू नहीं करती हैं वो क्रीम्स, जैसे आप बता रहे हो विटामिन ई, एलोवेरा? आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो वो भी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा कोई खास ख्याल रखने की जरूरत है? आजकल तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बाद में पोस्ट डिलीवरी पीरियड में आई थिंक लेजर एंड ऑल स्किन स्पेशलिस्ट कुछ हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको बाद में पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि वो एरिया स्ट्रांग हो। नहीं, सबको करनी चाहिए, चाहे सी सेक्शन हुआ हो तब भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। उनको भी जरूरत रहती है? हाँ, बिकॉज थोड़ा तो लैक्सिटी ऑफ टिश्यूज नॉर्मल प्रोसेस जो होता है प्रेगनेंसी में। ओके, तो एक्सरसाइजेस तो सबको करनी चाहिए। ओके। डरने वाली कोई बात नहीं है प्रेगनेंसी और डिलीवरी में? नहीं, बिल्कुल। बेड रेस्ट करने वाली भी कोई बात नहीं है? बेड रेस्ट करने वाली भी, अनलेस योर डॉक्टर फील्स इन सम स्पेशल सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई डरने वाली तो गोंद के लड्डू और बेसन का शीरा कब लेना है? गोंद के लड्डू और बेसन का शीरा शायद थोड़ा सा लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है। ओके। तो उसको मॉडरेशन में, आप पर मॉडरेशन में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जरूर लीजिए पोस्ट डिलीवरी पीरियड। और जब आप बताएं या किसी भी फीमेल को ये पता चले कि उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसको कितना डरने की जरूरत है?
उसको डरने की नहीं, उसको अवेयर होने की जरूरत है, उसको मोटिवेटेड होने की जरूरत है, उसको अपने लिए ठीक डॉक्टर चुनना है, उसको सारी बातें माननी है और प्रे करना है. गॉड विल डेफिनेटली हेल्प अ. डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आज मदर हॉस्पिटल गुड़गांव से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पिछले 25-26 सालों में बहुत सारी डिलीवरीज आपने आई एम श्योर की होंगी. कब जाके आपको ये लगता है कि अरे ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इसको हैंडल करना मुझे पूरा फोकस डालना पड़ेगा, तब जाके होगा? ऐसे कुछ केसेस आप मेरी बात सुनता नहीं. नहीं, वो ओटी पे एनेस्थीसिया में है तो वैसे भी वो कुछ नहीं सुन रही है. कभी ऐसा कुछ केसेस आपको लगे कि हाँ ये चैलेंज रहे और बड़ी मुश्किल से वी सेल्ड थ्रू? हाँ, तो अभी रिसेंटली हमने एक लेडी को डिलीवर किया है. उनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी और उनको 2024 में एक स्टेंट डला था बिकॉज शी हैड अ कार्डियक इवेंट. ओके. उसके बाद वो कंसीव की और फिर वो उनको समझ नहीं आया कि वो कंटिन्यू करें प्रेगनेंसी या नहीं करें. वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई, जिन्होंने उनका असेसमेंट किया. उन्होंने कहा कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं. तो वो हमारे पास आई थी एंड वी फॉर्म्ड अ टीम. वो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल में भी टेक केयर करते हैं. तो वो देख रहे थे उनकी कार्डियक पार्ट ऑफ दिस थिंग, और हमने उनकी प्रेगनेंसी बहुत ध्यान से मॉनिटर की. जो रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो सब किया. उनका 2D को रिपीट किया 32-34 वीक्स पे. और फिर उनकी पहली वेजाइनल डिलीवरी थी, तो हमने उनकी दूसरी डिलीवरी भी वेजाइनली की, नॉर्मल डिलीवरी की. तो उनको एक अर्ली एपिड्यूरल दे दिया हमने. जैसे ही वो उनको लेबर पेन्स शुरू हुए तो एपिड्यूरल दिया. फिर उनको कॉन्स्टेंटली हम मॉनिटर कर रहे थे. उनके लिए हमने स्पेशली म्यूजिक लगा के रखा पूरे टाइम ताकि वो स्ट्रेस नहीं हो. बिसाइड्स उनकी मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग, हमारे इंटेंसिविस्ट जो थे रहे, हम लोग रहे, एंड वी वर एबल टू सक्सेसफुली डिलीवर हर वेजाइनली. एंड सो शी हैज 2 चिल्ड्रन. उनका बीपी हमने बहुत ध्यान से कंट्रोल में रखा ताकि वो नहीं बढ़े. और ड्रग्स भी हम उसी के हिसाब से यूज कर सकते थे, जो सेफ थे वही यूज कर सकते थे. सारी मेडिकेशंस नहीं यूज कर सकते थे, पर वो सक्सेसफुल डिलीवर होगी. शी इज ओके. शी इज आई थिंक 2 to 3 weeks पोस्टमार्टम अभी, एंड शी इज कंफर्टेबल. ओके. एंड द बेबी इज फाइन. नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जी जो डिफरेंट मेडिकल इश्यूज हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पर जो मैंने सीखा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं तो हम कुछ भी मैनेज कर पाते हैं. तो अगर हमारे पीडियाट्रिशियंस अच्छे हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट अच्छे हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं वो अवेलेबल हैं जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम सब कुछ मैनेज कर पाते हैं. तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो हम मैनेज नहीं कर सकते, बट इट इज ओनली दैट वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो अगर हम जानते हैं इस पेशेंट के सारे डिटेल्स, हम उसको पहले वर्कअप कर लेते हैं, हम अपने बीच में डिस्कस कर लेते हैं, हम इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे, तो हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं. तो कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि बिल्कुल हाथ पांव फूल गए कि ये कैसे करें अब? और मैंने आपको बताया ना, हम वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं ताकि हम उसको हैंडल कर लें. अच्छा. हाँ. तो कुछ भी मतलब अब चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, बट उसको आप हैंडल कर लें तो फिर वो चैलेंज नहीं है. और प्रोवाइडेड मरीज आपकी बात थ्रू आउट सुन रही हो. डेफिनेटली जी. तो भारत वैसे तो डिलीवरीज के मामले में दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनुभव वाला देश है, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हर महिला के लिए उसकी पहली डिलीवरी उसके लिए सबसे अनोखा, सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा सवालों वाला अनुभव होती है. हमने कुछ सवालों के जवाब एड्रेस करने की कोशिश की है. बाकी कुछ भी सवाल या घबराहट आपके मन में हो तो उससे डरिए नहीं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैंड्स में हैं. ये हम आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी चिंता एक्सपर्ट्स पर छोड़िए और उसके बाद उनकी बात जरूर सुनिए, तो आपका सफर भी और उनके लिए भी आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए. फिर भी कुछ सवाल होंगे तो हम फिर आपसे जरूर जुड़ेंगे. जरूर. थैंक यू सो मच.